सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो कॉमन सीरीज है उसके सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को कराया जाए। तो यहाँ पे मैं सभी प्रश्नों को करा रहा हूँ। 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं, प्रश्न संख्या 52 तक, और ये आपका चौथा पार्ट है। इसमें प्रश्न संख्या 53 से यहाँ हम लोग देखने वाले हैं। और आप लोग लगातार पूरे तन मन धन से इसको आप देखते रहिए, क्लासेस को शेयर करते रहिए सभी आपके जो खास मित्र हैं। अब देखिए, पूरे मेहनत से मैं आपको लगातार क्लासेस दे रहा हूं, तो उतने ही मेहनत से, शिद्दत से आप पढ़ाई करिए ताकि आपका बहुत अच्छा नंबर आए गणित विषय में। ठीक है, तो लगातार हम लोग इस विषय पे समय दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इसको आप करते जाइए अच्छे से, और अच्छे से अच्छी तैयारी करिए। सभी को जोड़िए, शेयर करिए, क्लास को लाइक कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो भी देख डालिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। मैथ के आगे का लिंक क्लिक करिएगा, मैथ की प्लेलिस्ट खुल जाएगी, उसमें मैथ की सभी वीडियोस दी गई हैं, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की सभी क्लासेस दी हुई हैं। ठीक है, इसी तरीके से सभी विषय पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सभी विषयों को पढ़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए चलना है हमको। मैथ विषय में प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक घनाकार बर्तन की कोर जो है वह 10 सेमी है। बर्तन में रखे जल का आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए। अब 10 सेमी कोर का एक घनाकार क्यूब के आकार का बर्तन है इस तरीके से। ठीक है, इसमें कुछ लंबाई है इस तरीके से, कुछ चौड़ाई होगी इस तरीके से, और ये गहराई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका बर्तन है घनाकार, आप समझ पा रहे हैं। अब इसमें पानी रखा हुआ है, तो मान लेते हैं कि जितना इसका आयतन है, इसकी दीवारों की मोटाई को भूल जाइए, जितना इसका भुजा दिया है घन का, वही सब कुछ होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, क्योंकि घनाकार है। अब इसमें इतना पूरा फुल पानी भरा हुआ है, ये मान लीजिए। ठीक है, बर्तन में जल रखने के आयतन, मतलब ये क्षमता एक तरीके से निकालना है, कितना पानी आ सकता है, ये एक तरीके से आपसे पूछ रहा है। तो ये पानी जो आएगा इसके आयतन के बराबर आएगा, और घन का आयतन आपको पता होता है भुजा का क्यूब होता है, यानी कि 10 का क्यूब कर देंगे, ये आ जाएगा 1000 घन सेमी। 1000 घन सेमी, जो कि बराबर होता है 1 लीटर के। चाहे 1000 घन सेंटीमीटर आप लिख दीजिएगा, या 1000 घन सेंटीमीटर क्यूब भी इसी को लिख सकते हैं, या 1 लीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जल रखने का लीटर में पूछा ही है, तो ये लीटर हो जाएगा। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। ठीक, अब आप ये स्टैंडर्ड अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा। 10 सेंटीमीटर आप समझिए कितना होता है। आप जो छोटा वाला स्केल लेते हैं वह 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक, छोटा वाला जो स्केल आपके पास होता है। अब 10 सेंटीमीटर, आप 10 सेंटीमीटर का स्केल, 10 सेंटीमीटर, अब आपको अंदाजा लग गया कितना होता है। एक छोटा सा, अगर जैसे आप एक जो कप आता है, कप, एक कप समझ लीजिए बड़ा वाला, तो उसी कप के साइज का ये आपका होता है बड़ा वाला कप। या 1 लीटर का आपने वो भी देखा होगा, जो आपके घरों में दूध देने आते हैं, तो 1 लीटर कितना होता है आप समझ लीजिएगा। वो बेलन के आकार का होता है, और यहाँ पे घन के आकार की बात हो रही है। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा। ठीक, इसी तरीके से एक स्टैंडर्ड अपने दिमाग में रखिए, ये हर जगह आपको इस्तेमाल में आएगा। आप अच्छे से अपने उत्तरों का जांच भी कर पाएंगे। ठीक है, जब आपके दिमाग में ये स्टैंडर्ड होगा कि 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर गहराई वाला, ऊंचाई वाला अगर हम घन लेते हैं तो उसमें 1 लीटर पानी आता है। और आपने वो बर्तन भी देख रखा है, जो ग्वाला आपके यहाँ लेकर के आता है, वो भी 1 लीटर का आपको अंदाजा है। तो आप कैलकुलेशंस को कुछ अपने दिमाग में कर पाएंगे। अगर ऐसा जो धारिता से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं उसमें कैलकुलेशंस में आपके लिए आसानी होगी, और आप जो उत्तर भी कैलकुलेट करके लाएंगे उसका क्रॉस चेक आपके दिमाग में जरूर आता है। जब प्रश्न आप हल कर लेते हो कि मैंने सही हल किया कि नहीं, तो उससे एक अंदाजा लगा करके, कई प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो आप
अंदाजे से सही करते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न आपसे हल हो जाएंगे। अभी आपको टेट के भी पेपर देने हैं, तो जरूर आप इन सारी चीजों का भी ध्यान रखा करिए। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 54 है, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, उसके व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक वृत्ताकार मैदान है, उस वृत्ताकार मैदान का आपको क्या दिया गया है, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है उस वृत्ताकार मैदान का व्यास कितना होगा। तो देखिए ये इस तरीके से वृत्त हो गया, वृत्त की आपको क्षेत्रफल दिया है, कितना होता है पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी गई है क्षेत्रफल की 154। अब आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154 बटे पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, तो 22/7, 7 जो हर में था वो ऊपर जाएगा, गुणे में हो जाएगा। फिर काटेंगे, 11 से काटिए तो 2, और ये कितनी बार में 1 और 4 14 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 7 बार में कट जाएगा, 7 गुणे 7 आ जाएगा आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू 7 आ जाएगी। और हमसे डी पूछ रहा है, डायामीटर 2r होता है, जो कि हो जाएगा 14, यानी कि इसके व्यास की जो लंबाई हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी 14 मीटर, क्योंकि सब कुछ मीटर में दिया गया है। तो इस वजह से वृत्ताकार मैदान का जो व्यास हो जाएगा वह 14 मीटर का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर लिख दिया है, ये आप कट कर लीजिएगा। जब प्रश्न में वर्ग मीटर में दिया है तो उत्तर भी मीटर में ही आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 55 है ये, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3√3 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी जो ऊंचाई दिया गया है 3√3 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, अब ऊंचाई दे दिया है आपको, तो इस ऊंचाई से आप क्या निकाल सकते हैं, आप इसकी भुजा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। इस तरीके से ये आपका समबाहु त्रिभुज हो गया ए बी सी। ठीक, ये अब क्षेत्रफल की बात कर रहा है। क्षेत्रफल निकालने में देखिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है एरिया बराबर √3/4 भुजा का स्क्वायर, क्योंकि इसमें भुजा सब बराबर होता है, तो ये होता है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, ये एरिया आता है। अब देखिए एरिया निकालने के लिए यहाँ पे एरिया पूछा है, तो भुजा की आवश्यकता है, और आपको दिया क्या है, ऊंचाई दिया है, यानी कि इसको a और m बोल दें, तो इसकी am की लंबाई आपको दिया गया है 3√3। ठीक, अब अगर हम मान लें कि भुजा x है, तो ये सभी भुजाएं जो हो जाएंगी x हो जाएंगी, और ये MC ये कितना हो जाएगा x/2, और BM भी x/2 हो जाएगा, क्योंकि लंब है, ए बिंदु से लंब यहाँ पे डाला गया है। यही ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है, लंबवत नापी जाती है। तो ये हो जाएगा आपका 90 अंश, और 2 भागों में बांटेगा तो ये x/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमको इसका मान पता है AM का, और हमको निकालना क्या है, हम कोई भी एक भुजा निकाल लीजिए। AC भुजा अगर हम निकालना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। AC का स्क्वायर बराबर होगा AM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर। अब देखिए AC कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, AM कितना हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर प्लस MC कितना है x/2 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा x² बराबर 3 का स्क्वायर 9, और ये 3 रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा वैल्यू 27, और धन x²/4। अब देखिए x²/4 को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा पूरे के बटे 4, और x² माइनस, और यहाँ भी 4 से गुणा हो जाएगा -x², और ये बराबर 27 के। ठीक है, हर समान कर दिया हमने, पूरे के बट्टे 4 लिखा है, तो 4 से गुणा करना पड़ेगा x² में। अब ये हो जाएगा 3x²/4 बराबर 27, और x² की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 27। अब 4 उधर भाग में था, इधर ले आएंगे गुणा में हो जाएगा, 3 उधर गुणे में था, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा भाग में। 27 को काटेंगे 9 बार में कट जाएगा, 9 चौक 36, और x² का मान 36, तो x का मान 6, यानी यहां से हमको भुजा का जो मान मिल गया, भुजा का मान मिल गया 6 सेंटीमीटर, जो ऊंचाई
√3 सेंटीमीटर था, तो उससे हमने भुजा निकाल लिया। अब हमको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल। तो यहाँ पे फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला ये याद रखिएगा आप लोग, भुजा का स्क्वायर यानी कि 36, 6 का स्क्वायर, 4 से काटेंगे 36 को, 9 आ जाएगा। 9 का गुणा होगा √3 में, तो 9√3 इसको लिख दीजिए और सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए, एरिया है। तो इस तरीके से 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको हल कर लोगे। बस पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है और जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, वही आपको लगाना है। ठीक, इस तरीके से ये आपको पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 56। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेमी 50 सेमी है। पहले और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दो समरूप त्रिभुज है कह रहा है, और उसके परिमाप मतलब कि परिमाप आप समझ गए कि सभी भुजाओं का योग कर लीजिए, वही परिमाप होता है। ठीक है, अब क्रमशः 40 और 50 सेंटीमीटर है। परिमाप मतलब ये AB की लंबाई और फिर BC की लंबाई फिर CA की लंबाई, इतनी सभी जोड़ के परिमाप आता है, यही परिमाप होता है। तो एक जो त्रिभुज है उसका 40 सेंटीमीटर है, दूसरा त्रिभुज जो है उसका 50 सेंटीमीटर है। पहले और दूसरे त्रिभुज का परिमाप का वैल्यू दिया है और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है पहले और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए समरूप त्रिभुजों के विषय में आप एक बात याद रखिएगा, इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वह इनके भुजाओं, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। मतलब कि अगर इसको हम लोग त्रिभुज A1 बोलें, त्रिभुज एरिया 1 बोलें और इसको एरिया 2 बोलें, तो एरिया 1 बाई एरिया 2 बराबर होगा इसकी भुजा जो है AB और इसकी भुजा जो है PQ के वर्ग के, संगत भुजाओं के वर्ग। AB भुजा की संगत भुजा है PQ, इसके वर्ग के बराबर होगा। अब यहां से आप समझिए कि ये जानकारी आपको याद रखनी है कि दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वह उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। और ये याद आप इस तरीके से रखिए कि जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो दो भुजाओं का गुणा करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं दो भुजाओं का, दो लंबाइयों का गुणा हो रहा होता है, तो दो का गुणा होता है तो क्या होता है, वर्ग होता है। तो इस तरीके से उनके भुजाओं का अनुपात का वर्ग होगा। अब यहाँ पे अगर हम इनके क्षेत्रफलों के अनुपात निकालना चाह रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए इनके भुजाओं का अनुपात। अब भुजाओं का अनुपात किस तरीके से निकालेंगे, परिमाप से। तो यही आपको ज्ञात करना है अब भुजाओं का अनुपात। तो आप क्षेत्रफल का अनुपात आसानी से निकाल लेंगे, बस यही रखना रहेगा। तो देखिए दो समरूप त्रिभुज यहाँ पे हमारे AB, ABC और PQR हैं। अब यहाँ पे आप समझिए कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है यह बराबर होता है। आपको पता है ये समरूप त्रिभुजों की प्रॉपर्टी है, यानी कि AB का जो AB बाई PQ होगा, इन संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, यानी कि AB बाई PQ यह बराबर होगा बाकी भुजाओं के अनुपात के, यानी कि BC बाई PR, BC बाई PR और फिर आप लिख सकते हैं CA बाई RQ, ये आप लिख सकते हैं। अब देखिए ये सभी बराबर हैं, आपस में ये सभी बराबर हैं, तो किसी ना किसी एक संख्या के बराबर होंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये तीनों x के बराबर हैं, ये तीनों x के बराबर हैं, तो ये मान लेंगे हम। तो यहां से अब हम लोग लिख सकते हैं अगर AB का मान, जैसे इसको अलग अलग भी तो लिख सकते हैं, AB बराबर AB बाई PQ बराबर x, तो यहीं से हम लोग लिख सकते हैं AB बराबर x गुणे PQ। AB का मान कितना हो जाएगा, x गुणे PQ। इसी तरीके से BC का मान कितना हो जाएगा, x गुणे PR और CA का मान कितना हो जाएगा, x गुणे RQ। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहां से हमको पता है कि जो पहला त्रिभुज है उसके तीनों भुजाओं का जो योग है
जो परिमाप है उसका वह 40 है, यानी कि AB धन BC धन AC, या यहीं से लिखना चाहें AB धन BC धन CA, ये बराबर है किसके 40 सेंटीमीटर के। और बाकी तीनों भुजाएं, बाकी इसके दूसरे वाले त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, यानी कि PQ भुजा धन PQ और QR, PQ और QR प्लस RP, ये बराबर है कितना 50 सेंटीमीटर के। ठीक है, अब आपको इतना पता हो गया। अब यहां से आपको क्या कर लेना है, जो AB BC और CA भुजा की वैल्यूज हैं उनको आप पुट कर दीजिए इसमें, पहले वाले में, ये इसी में, इसमें रख देंगे तो AB की जगह देखिए x गुणे PQ लिख सकते हैं, और धन BC की जगह x गुणे PR लिख सकते हैं, और धन इसकी जगह x गुणे RQ लिख सकते हैं। और ये बराबर कितने के है 40 के। अब देखिए पूरे में x कॉमन ले सकते हैं और ये हो जाएगा PQ धन PR धन RQ बराबर 40 के। और अब हमको इस PQ प्लस PR प्लस RQ, मतलब यही है ये PQ, और चाहे RQ लिखिए चाहे QR लिखिए, भुजा तो वही है, और धन RP, ये बराबर कितना है 50 के। तो यहाँ पे 50 लिख सकते हैं और बराबर 40 के, और x बराबर लिखना चाहें तो हो जाएगा 40/50। और x किसके बराबर है, x देखिए बराबर है, x बराबर है A/PQ के, A/PQ, यानी कि x की जगह लिख सकते हैं A/PQ बराबर 40/50, और शून्य से शून्य काट देंगे तो 4/5 आ जाएगा। यहाँ से A/PQ बराबर आपको मिल जाएगा 4/5, यानी कि दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का जो अनुपात मिल गया वह 4/5, ये अनुपात मिल गया 4:5। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, जो शुरू में मैंने आपको नियम बताया कि A1/A2 मतलब पहली भुजा का क्षेत्रफल बटे दूसरे भुजा का क्षेत्रफल, यह बराबर होगा दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ठीक, तो यही चीज यहाँ पे कर लेना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे PQR का क्षेत्रफल होगा AB/PQ का स्क्वायर, और AB/PQ कितना है 4/5, स्क्वायर होगा तो 16/25 आ जाएगा। ठीक है, यही अनुपात आ जाएगा, यही आपको निकालना था। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो हो जाएगा वह 16:25 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कहा था, पहले और दूसरे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो इस तरीके से ये निकल जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 57 है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेमी है, इसका आधार 12 सेंटीमीटर है, इसका शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। देखिए एक त्रिभुज की बात हो रही है जिसका जो है क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है 48 वर्ग सेंटीमीटर है, और इसका जो आधार है वह 12 सेंटीमीटर का है। इसका शीर्ष लंब या लंब जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली, वह हमको ज्ञात करना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो ये होता है 1/2 आधार गुणे लंब। तो यही फॉर्मूला आपको लगा देना है। क्षेत्रफल आपको त्रिभुज का पता है 48 और बराबर 1/2 गुणे आधार कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और शीर्ष लंब हमको निकालना है। तो शीर्ष लंब बराबर हो जाएगा, बाकी 2 को उधर भेजेंगे तो इधर भाग में उधर गुणे में हो जाएगा, तो 48 × 2, और इधर 12 को उधर भेजेंगे तो यहाँ गुणे में है वहां भाग में हो जाएगा। अब इसके बाद इसको काट दीजिए, 12 चौक 48 4 बार में, और 4 × 2 बचा हुआ है, 4 का गुणा 2 में हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। शीर्ष लंब की जो वैल्यू आपको मिल जाएगी वह 8 सेंटीमीटर मिल जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 58 है। एक समकोण त्रिभुज के आकार की भूमि का क्षेत्रफल 2480 वर्ग मीटर है। समकोण बनाने वाली एक भुजा की लंबाई 124 मीटर है, दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब एक समकोण त्रिभुज के तरह आपको यहाँ पे एक जमीन है, इस तरीके से एक जमीन है, और बोल रहा है कि ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें इस समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह 2480 वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर में दिया गया है। और बता दिया कि जो समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजा है
उसमें से एक भुजा, चाहे आप आधार रख लीजिए चाहे लंब रख लीजिए, उसकी एक भुजा 124 मीटर की है, तो दूसरी भुजा आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, 1/2, यही क्षेत्रफल का फॉर्मूला लग जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब इसमें क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह आपको दिया गया है 2480 बराबर 1/2 गुणे आधार मान लेते हैं इसको 124 और गुणे ऊंचाई, यही दोनों आपस में गुणा होकर क्षेत्रफल देंगी दोनों भुजाएं। तो किसी को कुछ भी रख लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसको आप आधार रख लीजिए चाहे इसको ऊंचाई रख लीजिए। ठीक है, आपको एक भुजा मिलनी है और एक भुजा का वैल्यू आपको रखना ही है। तो अभीष्ट भुजा, तो अभीष्ट यहाँ पे हम लिख देंगे क्षेत्रफल की जगह 2480 दिया ही है बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो कहीं भी आप रख दीजिए, चाहे आधार की वैल्यू 124 रख दीजिए चाहे ऊंचाई की वैल्यू, दूसरी वैल्यू आपको निकालनी ही है और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आधार की वैल्यू 124 लीजिए चाहे ऊंचाई की, मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक, तो 124 गुणे अभीष्ट भुजा। अब इसके बाद अभीष्ट भुजा की जो वैल्यू आ जाएगी 2, फिर बाकी चीजें उधर कर दीजिए, तो 2 का गुणा हो जाएगा ऊपर और 124 से भाग हो जाएगा। अब इसको काटेंगे हम, तो देखिए क्या 4 से कटेगा, अब 4 से ऊपर नीचे काटिए तो 4 छक 24 और दूनी 8, 620 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 4 से काटेंगे तो 3 और 1 31, और फिर इसके बाद देखिए क्या बचेगा 620 गुणे 2 और बटे 31, 31 से 62 को काटेंगे 2 बार में और शून्य बचा हुआ है 20 बार में कट जाएगा, और 20 का गुणा 2 में हो जाएगा तो ये आ जाएगा 40, और सब कुछ मीटर में दिया है तो आएगा मीटर में ही। तो इस तरीके से जो दूसरी भुजा आ जाएगी वह 40 मीटर की आ जाएगी। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 59। देखिए क्या कह रहा है आपसे, निम्नांकित चित्र में ABC एक त्रिभुज है, AB के मध्य बिंदु D और AC के मध्य बिंदु E को मिलाया गया है। यदि BC की माप 6 सेंटीमीटर है तो DE की माप क्या होगी तथा BC और DE में संबंध क्या है। अब एक त्रिभुज है, ध्यान से देखिए, ये बड़े वाले त्रिभुज को ABC, ये त्रिभुज ABC है और इसकी जो भुजा AB है इसका मध्य बिंदु मतलब बिल्कुल बीच का जो बिंदु है, दोनों भुजाओं के जो बिल्कुल बीचों बीच जो बिंदु है वह बिंदु है D। और फिर इसी त्रिभुज की दूसरी भुजा क्या है AC, और इस AC के बारे में समझिए आप, AC भुजा का मध्य बिंदु है E। अब ये E पॉइंट और D पॉइंट, इस D और E पॉइंट को जो मिलाने वाली रेखा होती है, ये रेखा जो होती है, ये जो तीसरी भुजा होती है, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को तो मिला के ये रेखा बन रही है, लेकिन जो तीसरी भुजा होती है उस तीसरी भुजा के समांतर होती है और इस तीसरी भुजा के लंबाई की आधी होती है। यही होता है रूल, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह तीसरी भुजा के समानांतर और उसके लंबाई की आधी होती है। ये प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है, नियम प्रमेय होता है, इसको आप याद रखिए। ठीक, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं DE की जो लंबाई होगी वह हाफ ऑफ BC होगी। अब DE बराबर लिख सकते हैं हाफ ऑफ BC, BC की लंबाई आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर है, तो DE का जो लंबाई हो जाएगा वह 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और रिलेशन की बात करें, क्या संबंध है, पूछ रहा है कि BC और DE में क्या संबंध है, तो जैसा कि प्रमेय मैंने आपको बताया कि यह रेखा दूसरी रेखा के समानांतर होती है, तीसरी जो भुजा होती है उसके समांतर होती है। तो यहां से लिख सकते हैं जो BC और D होंगी या आपस में समांतर रेखाएं होंगी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 60 है, चित्र में रेखा AX कोण CAB और कोण BDC को समद्विभाजित करती है। चित्र में रेखा AX जो है वह कोण CAB, CA और B, ये जो पूरा कोण है इसको आधे भाग में बांट रहा है। ये जो AX रेखा है, ये रेखा इस कोण को आधे भाग में बांट रहा है, और कोण BDC ये वाला कोण हुआ, इसको भी आगे आधे भाग में बांट रहा है। अब इसके आगे देखिए, उन 3 तथ्यों को लिखिए जो यह सिद्ध करें कि त्रिभुज ABD यानी कि ये नीचे वाला त्रिभुज और त्रिभुज ACB
ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हैं। बीच में सर्वांग समता का चिन्ह है। कोई 3 तथ्य, अब सर्वांग समता आपको सिद्ध करना है, बस इतना आप समझ लीजिए। और सर्वांग समता 3 मेथड होते हैं, 3 चीजें होती हैं। अगर तीनों भुजाएं समान है, तीनों संगत भुजाएं, तो हम सर्वांग सम कहते हैं, या 2 कोण 1 भुजा, या 1 कोण 2 भुजा। तो इस तरीके से अब हम देखिए यहाँ पे क्या लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो भुजा है यह दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। ए डी भुजा जो है वह दोनों त्रिभुजों में है। और ये कोण बराबर है क्योंकि बराबर भागों में बांट रहे हैं, और ये कोण बराबर है क्योंकि ये रेखा बराबर भागों में बांट रही है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो AD भुजा है वह दोनों में है, और जो कोण CAD है वह बराबर है कोण BAD के, और जो कोण CDA है, CDA वह बराबर है कोण BDA के। ठीक, तो यहां से आपको पता चल गया 2 कोण और 1 भुजा, जिसे हम कहते हैं कोण भुजा कोण सर्वांग समता। 2 कोण और उनसे लगी हुई जो भुजा होती है वह बराबर होती है अगर 2 त्रिभुजों में, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो इस तरीके से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 61। त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें QR 5.5 सेमी, RP 4.5 सेंटीमीटर, कोण QRP 60 अंश का हो। रचना मत लिखिए, कीजिए नहीं, रचना मत लिखिए। तो रचना करना है लेकिन रचना लिखना नहीं है, मतलब स्टेप्स आपको लिखने नहीं है, बस रचना करके दिखा देना है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, QR 5.5 और RP 4.5 सेंटीमीटर है। अब देखिए QR, सबसे पहले एक आप भुजा खींच लीजिए इस तरीके से, Q और R, जिसकी लंबाई हो 5.5 सेंटीमीटर। इसके बाद RP जो है वह 4.5 सेंटीमीटर का है। देखिए नाम है भुजा का RP, यानी कि R बिंदु से शुरू होकर P बिंदु तक जा रहा है, और 4.5 सेंटीमीटर का है। अब 4.5 सेंटीमीटर पे हम चलेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर पे हमको कई सारे बिंदु मिलेंगे। ठीक है, तो इसको प्रकार से लेकर के ऐसे चाप लगा देते हैं हम 4.5 पे। ठीक है, अब जहां हमारा सुटेबल होगा जो QP भुजा होगी, यहाँ कहीं P पॉइंट होगा, RP भुजा मिलेगी हमको, और जहां पे QP रेखा मिलेगी वहीं पे हमारा ये P पॉइंट हो जाएगा। अब कैसे हम देखेंगे, देखिए हमारा जो कोण है QRP है, QR और P, मतलब कि RP जो भुजा है, यहाँ पे जो P भुजा है ये 60 अंश का है, यानी कि R पे जो बन रहा है कोण और P बिंदु तक जा रहा है Q से आकर के, वह 60 अंश का है, यानी कि यहाँ जो कोण होगा वह 60 अंश का होगा दोनों भुजाओं के बीच में। QR भुजा और RP भुजा के बीच का जो कोण होगा वह 60 अंश का होगा, यानी कि R पे हम 60 अंश का कोण बना लें तो हम रेखा खींच सकेंगे। देखिए अब 60 अंश कोण बनाने के लिए इस तरीके से एक चाप लगा दीजिए, और फिर दोबारा इस बिंदु पे रख करके एक चाप लगा दीजिए। अब चाप आप लगाएंगे तो 60 अंश का जो चाप लगेगा, 60 अंश का, ये सीधे 90 अंश और ये 60 अंश यहाँ लगेगा। और R से P बिंदु भी आपको ऐसे लेना पड़ेगा। P बिंदु भी हमारा ये इसी सर्कल का पार्ट होगा, चाप आपको इधर लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब पहला चाप आप लगाए रहेंगे तो फिर R और इस चाप को मिलाते हुए जब लाइन आप बढ़ाएंगे तो ये आपको 4.5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। P बिंदु यहाँ मिल जाएगा, और इस QP को मिला दीजिए, ये आपका त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 60 अंश बन गया और ये 4.5 सेंटीमीटर का हो गया भुजा। इस तरीके से ये आपका त्रिभुज बन जाएगा। यहाँ पे बगल में देखिए बना भी हुआ था, मैंने शुरू में इधर चाप लगा दिया, कोई नहीं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या हमारा 62 है। एक आयत जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आयत है जिसकी लंबाई 18 और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान है, लंबाई गुणे चौड़ाई कर देना है। लंबाई है 18, चौड़ाई है 9, दोनों सेंटीमीटर में है, गुणा करेंगे 18 9 162 और वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा, या इसी को सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 63 है।
एक समचतुर्भुज के विकर्ण 18 सेमी 12 सेमी है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज दिया है, रोम्बस दिया है, इसका हमको विकर्णों की लंबाई दी गई है और इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब जब यहाँ पे क्षेत्रफल पूछ रहा है समचतुर्भुज का, तो रोम्बस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, इसका जो क्षेत्रफल होता है वह इसके विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। मतलब कि ये आपका यहाँ पे हम रोम्बस इस तरीके से बना लें, और ये अगर इसकी लंबाई P है और इसकी लंबाई Q है, यानी कि ABCD ये विकर्ण है। जो AD और BC जो विकर्ण है, इनकी लंबाई मान लेते हैं, एक की P है एक की Q है, तो ये क्या होता है P इंटू Q बाई 2, यही होता है इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ से निकाल लेंगे, विकर्ण है 18 गुणे 12 और बटे 2 से भाग कर दीजिए, तो 12 से काट दीजिए, 18 को 9 बार में कट जाएगा और 12 का गुणा 9 में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 108। तो इस तरीके से ये वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा, सब कुछ सेंटीमीटर में दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 64 है। एक त्रिभुज का आधार 36 मीटर, ऊंचाई 12 मीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। वैल्यूज रख दीजिए, 1/2 गुणे 36 गुणे 12। अब 12 से काट दीजिए, 2 को 2 से ऊपर नीचे काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और 36 का गुणा हो जाएगा 6 में, 6 चौक 36 के 6 हासिल लगा 3 और 6 त्रिक 18 3 21, ये 216 वर्ग मीटर आ जाएगा। सब कुछ मीटर में दिया हुआ है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न संख्या 65। त्रिभुज ABC और कोण ABC। त्रिभुज ABC में कोण ABC समकोण है। यदि AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 24 सेंटीमीटर, तो CA की लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज एक बना लीजिए, ऐसे इस तरीके से भी बना सकते हैं आप, रैंडम ABC, और यहाँ पे बोल रहा है आपको कि कोण ABC ये जो है वह 90 अंश का है, और यहाँ पे AB 7 सेंटीमीटर है, BC 24 सेंटीमीटर है। AC की लंबाई या CA की लंबाई आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन है। देखिए ये कोण है 90 अंश के सामने की भुजा है ये, तो ये हाइपोटेनस होगा, यानी कि AC का स्क्वायर या CA जिसे इसने बोला है, AC का स्क्वायर ये बराबर होगा बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के। तो ये आ जाएगा 625, और 625 का स्क्वायर रूट करेंगे, 625 25 का वर्ग होता है, तो इस भुजा का जो मान आ जाएगा वह 25 आ जाएगा। तो ये CA भुजा आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, यह है प्रश्न संख्या 66। आयत ABCD में विकर्ण CA 20 सेंटीमीटर, AB 16 सेंटीमीटर, BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए आयत दिया है, आयत में आपको पता है लंबाई और आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और चौड़ाई के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक। अब बोल रहा है कि एक जो CA विकर्ण है यह 20 सेंटीमीटर का है, और जो AB भुजा है वह 16 सेंटीमीटर की है। तो BC की लंबाई ज्ञात करने को बोल रहा है, यानी कि ये भुजा आपको ज्ञात करना है। ये पता है, ये पता है। अब आयत में आपको पता होता है ये 90 अंश का कोण होता है, तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। CA का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, 400 माइनस 256 144। BC बराबर अंडर रूट 144, यानी कि 12 मान आ जाएगा। जो BC भुजा आ जाएगी, जो चौड़ाई आ जाएगा वह 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आयत की जो चौड़ाई हो जाएगी वह 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ तक प्रश्न संख्या 66 तक यहाँ पे हमने कर लिया। उम्मीद है कि यहाँ तक के सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप प्रश्न संख्या लिख करके कमेंट कर दीजिएगा, और हम लोग लगातार ऐसे ही सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इस पावन सीरीज को पूरा लघु उत्तरीय प्रश्नों को खत्म करेंगे। ये क्लास आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में सभी के पास शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग इस क्लास को पढ़ पाएं। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि सभी क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएं। और सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से पढ़िए, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। सभी विषयों को आप कभी भी पढ़ सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो जरूर पढ़िए। और अगर आप चाहते हैं सभी PDF नोट्स प्राप्त करना, सभी सुविधाओं के साथ आप चाह रहे हैं टेस्ट सीरीज आपको मिले,
आपको सभी विषयों का हैंड रिटन नोट्स मिले, राजन पॉन सीरीज का नोट्स मिले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिले, मास्टर क्लास मिले और ये सब पूरा एक अच्छे इन्वायरमेंट में आपको पढ़ने को मिले जहाँ कोई प्रचार ना आए, कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो हमारा ऐप है, ऐप को डाउनलोड करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप कम समय में भी बेहतर तैयारी कर पाएंगे। कोई भी दिक्कत आती है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।